मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 9 का हिस्ट्री का जो लेसन आपको पढ़ा रहे थे फॉरेस्ट सोसाइटी इन कम्युनिज्म, इसे आगे पढ़ाने जाएंगे। हाउ वर द लिव्स ऑफ पीपल अफेक्टेड, लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। फॉरेस्टर एंड विलेजर हैव वेरी डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ व्हाट अ गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक। एक अच्छा जंगल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जो फॉरेस्ट के लोग थे और वन के जो लोग थे, ग्रामीण विचार बहुत अलग अलग थे। मतलब जो गांव के लोग थे और जो वन में रहने वाले लोग थे, उनके जो थिंकिंग थे वो बहुत अलग थे। विलेजर वांटेड फॉरेस्ट विथ अ मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स, फ्यूल, फॉडर, लिव्स। यहाँ एक तरफ ग्रामीण अपनी अलग अलग ज़रूरतों जैसे ईंधन, चारे और पत्तों की पूर्ति के लिए वन में विभिन्न प्रजातियों का मेल चाहते थे। The forest department, on the other hand, wanted trees which were suitable for building ship और railways। वहीं वन विभाग जो था वो ऐसे पेड़ों की ज़रूरत थी जो जहाज़ों और रेलों के लिए इमारती लकड़ियाँ अवेलेबल करा सके। They need tree that could provide hardwood and were tall and straight। ऐसी लकड़ियाँ जो सख्त हों, लंबी हों और सीधी हों। So particular spices like teak and shawl were promoted and other were cut। इसके लिए सौगान और साल जैसी प्रजातियाँ जो थी उसे लगाया गया और दूसरे किस्म के जो पौधे थे उन्हें काट दिया गया। इन फॉरेस्ट एरिया पीपल यूज्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, फ्रूट, लीव्स, फ्रूट एंड टम्बर फॉर मैनी थिंग्स। वन इलाकों में लोग कंद, मूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादों की विभिन्न जरूरतों के लिए उपयोग करते थे। फ्रूट एंड ट्यूबर आर न्यूट्रिशन टू ईट स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून बिफोर द हार्वेस्ट हैज कम इन। फल और कंद अत्यंत पोषक खाने की चीज़ें थी जो विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर न आई हो। हर्ब्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिन्स, और औषधियाँ जो थी वो जड़ी बूटियाँ जो थी वो दवाइयों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वुड फॉर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट लाइक यॉक एंड प्लॉक, बम्बू मेक एक्सीलेंट फेंस एंड इज़ ऑल्सो यूज टू मेक बास्केट एंड अम्ब्रेला। लकड़ी का उपयोग हल जैसी खेती के लिए औजार बनाने के लिए किया जाता था। बाँस से बेहतरीन बाड़े बनाए जाते थे और इसका उपयोग छतरी और टोकरी बनाने के लिए भी किया जाता था। A dried scoop out gourd can be used as a portable water bottle। और जो सूखे और कुमड़े के खोल होते थे उनका प्रयोग पानी की बोतल के रूप में किया जाता था। Almost everything is available in the forest leaf can be stitched together to make disposable plate and cup। The Sadi Baubinia valley creeper can be used to make rope, and the thorny bark is the smooth silk cotton tree is used to grate vegetable। अब देखिए आगे बताया गया है, जंगल में लगभग सब कुछ उपलब्ध था। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल और दोने बनाए जाते थे। मतलब जैसे पत्तों को जोड़ जोड़ के खाने वाले और खा के फेंकने वाले पत्तल और दोने बनाए जाते थे। सियादी की लताओं से रस्सी बनाए जाते थे। सैमूर सूती रेशम की कांटेदार छाल पर सब्जी छीली जा सकती थी। अब फिर आगे आपका है, ऑयल फॉर कुकिंग एंड टू लाइट लैम्प कैन बी प्रेस्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द महुआ ट्री। और महुए के पेड़ से खाने पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था। द फॉरेस्ट एक्ट मीन्स severs hardship for villagers across the country। After the act, all their everyday practice cutting wood for their housing, grazing their cattle, collecting fruits and root, hunting and fishing became illegal। वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंद मूल फल इकट्ठा करना आदि जो डेली की यूजेस की चीज़ें थी उन पे गैर कानूनी वो चीज़ें बन गई। फिर आगे आपका, पीपल वर नाउ फोर्स्ड टू स्टील वुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड इफ दे वर कॉट दे वर एट द मर्सी ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड वो वुड टेक ब्राइब फ्रॉम दैम। अगर अब उनके पास जंगलों की लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। जब लोग थे उन्हें अब मना कर दिया जाएगा कि आप जंगल में मत आओ, जंगल पे एक्ट लगा दिया गया आप जंगल की चीज़ों को यूज़ मत करो, तो वो जंगल से लकड़ियाँ चुराएंगे। तो अब उनके पास चुराने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, मतलब चारा नहीं था।
अब पकड़े जाने की स्थिति में जो वहाँ के वन के रक्षक होते थे दया पर होते जो उनसे घूस ऐंठते थे। मतलब वो क्या करते थे, जब वो पकड़े जाते थे जंगल से लकड़ियाँ चुराते थे, और जब चुराने पे पकड़े जाते थे तो वो क्या करते थे, दया के तौर पे पहले पैसे लेते थे तब उन्हें छोड़ते थे। वुमेन वुड कलेक्ट फ्यूल वुड वर स्पेशली वॉरियड। जो जलाने वाली लकड़ियाँ थीं उसे एकत्र करने वाली औरतों भी विशेष तौर पे परेशान रहने लगी। अब क्या है, खाना बनाने के लिए भी लकड़ियाँ जंगल से लेने के लिए जब मना कर दिया जाएगा तो वहाँ की वुमेन्स जो थी वो परेशान रहने लगी। इट वॉज ऑल्सो कॉमन फॉर पुलिस कांस्टेबल एंड फॉरेस्ट गार्ड टू harass people by demanding फ्री फूड फॉर देम। अब मुफ्त खाने पीने की मांग करके लोगों को तंग करना पुलिस और जंगल के चौकीदारों के लिए सामान्य सी बात थी। मतलब जो जंगल के चौकीदार थे और पुलिस वो क्या करते थे, फ्री की चीज़ें लोगों से लेते थे और लोगों को परेशान करते थे। हाउ डिड फॉरेस्ट रूल अफेक्ट कल्टीवेशन? वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई? One of the major impact of European colonialism was on the practice of shifting cultivation और स्वीडन एग्रीकल्चर। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम और घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। देखो, शिफ्टिंग इन स्वीडन एग्रीकल्चर में झूम और घुमंतू खेती इसे कहते हैं। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट ऑफ एशिया। ये एक पारंपरिक खेती है जो कि एशिया के कुछ भागों में देखा जाता है। एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ भागों में देखा है, बहुत से हिस्सों में देखा जाता है। इट हैज़ मैनी लोकल नेम्स सच एज द लैडिंग इन साउथ ईस्ट एशिया, मिल्पा इन सेंट्रल अमेरिका, चिंतमेनी इन टैबी इन अफ्रीका एंड चेना इन श्रीलंका। इन इंडिया धाया, पेंडा, बेवर, नेवा, झूम, पोडू, कैंडार, द कुमरी आर सम ऑफ द लोकल टर्म फॉर स्वीडन एग्रीकल्चर। इसके कई स्थान नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लौदी, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चिंतमेन या ट्रावी व श्रीलंका में चेना। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए धैया, पेंदा, वेवर, नेवड़ा, झूम, पोड़ू, खदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। इन शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न इन rotation. Seed are sown in the ashes after the first monsoon rain and crop in harvest by October-November. Such plots are cultivated for a couple of years and then left fallow for 12 to 18 years for the forest to grow back. A mixture of crop is grown on these plots. अब देखिए आगे बताया गया है, घुमंतू कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को जो है बारी बारी से काटा और जलाया जाता था। ये घुमंतू खेती होती थी, इसमें जंगल को जलाया जाता था, एक एक करके, पूरा जंगल नहीं, थोड़ा थोड़ा हिस्सा जलाया जाता था। फिर मानसून की जब पहली बारिश के बाद जो जंगल जला दिए, राख हो गया। मानसून बारिश होने के बाद जब बीज इसमें बोए जाते थे, जब राख उसमें वो हो जाते थे, मिक्स हो जाते थे, फिर इस राख में बीज बो दिए जाते थे। और इन फसलों की कटाई अक्टूबर और नवंबर में होती थी। इन खेतों पर 2 या 1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए पड़ती छोड़ दिया जाता था। मतलब पहले 1 साल 2 साल खेती कर लेते थे, फिर इन्हें 12 से 18 साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते थे। द मिक्सचर क्रॉप इज़ ग्रोन ऑन दिस प्लॉट। मिक्स्ड खेती भी इस ज़मीन पर उगाई जाती थी। इन सेंट्रल इंडिया एंड अफ्रीका इट कुड बी मेड इन ब्राज़ील, मैनिकॉक एंड इन अदर पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, मेज एंड बेल्स। मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका में अन्य भागों में मक्का और फलियां उगाई जाती थीं। यूरोपियन फॉरेस्टर रिगार्डेड दिस प्रैक्टिस एज हार्मफुल फॉर द फॉरेस्टेज। दे फेल्ट दैट लैंड विच वॉज यूज्ड फॉर कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्री फॉर रेलवे टिम्बर। अब यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगल के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने महसूस किया कि जहाँ कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ियों वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। When a forest was burned, there was the adding danger of the flame sphere and burning valuable timber. साथ ही जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ के भी फैलती लपेटों की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है।
Shifting cultivation also made it harder for the government of calculate taxes. अब जो घुमंतू खेती के कारण सरकार के लिए लगान का हिसाब रखना भी मुश्किल था. Therefore the government decide to ban shifting cultivation. इसके लिए सरकार ने घुमंती खेती को रोकने का फैसला लिया. As a result, many communities were forcibly displaced from their home in the forest. इसके परिणाम स्वरूप अनेक समुदायों को जंगलों से उनके घरों से जबरन निकाल दिया गया या यहाँ से वहाँ भेज दिया गया. Some had to change occupation. कुछ ने अपना पेशा बदल दिया, कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा. While some reside thought large and small rebellions. और कुछ जो थे वो छोटे बड़े विद्रोह के लिए प्रतिरोध किया. कुछ विद्रोह करने लगे और कुछ क्या है अपने पेशे को ही चेंज कर दिया. वो कुड हंट. शिकार की आज़ादी किसे थी, कौन शिकार कर सकता था. अ न्यू फॉरेस्ट लॉ चेंज द लिव ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर इन येट एंड अदर वेज. जंगल संबंधित नए कानून ने वनवासियों के जीवन को एक और तरह से प्रभावित कर दिया. बिफोर द फॉरेस्ट लॉ मैनी पीपल हु लिव्ड इन नियर फॉरेस्ट हैज सर्वाइव्ड बाय हंटिंग डियर, रेडाइज एंड अ वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स. वन कानून के पहले जंगलों में या उनके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे. द कस्टमरी प्रैक्टिस वॉज प्रोहिबिटेड बाय द फॉरेस्ट लॉ. दोज हु वर कॉट हंटिंग वर नाउ पनिश फॉर पॉचिंग. अब यह पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो चुकी थी. शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा. मतलब जो शिकार करते हुए पकड़ा जाता था जिससे लोगों का जीवन चलता था उसे भी पनिश किया जाने लगा. While the forest law deprived people in their customary right to hunt, hunting of big game became a sports. अब जहाँ तक एक तरफ वन कानून ने लोगों को शिकार के पारंपरिक अधिकार से वंचित कर दिया, वहीं बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया था. जो आखेट का खेल होता है वो बड़े जानवरों का खेल हो गया था. इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर एंड अदर एनिमल हैड बीन पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ द कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज. हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी और नवाबी संस्कृति का एक हिस्सा बना हुआ था. मतलब जो बड़े लोग होते वो शिकार करते थे टाइगर्स और बड़े जानवरों का. मैनी मुगल पेंटिंग शो प्रिंसेस एंड एम्पेरियर एंजॉइंग अ हर्ट. बहुत सी जो मुगल कृतियाँ उसमें शहजादों और सम्राटों को शिकार से मज़ा लेते हुए दिखाया गया है. बट अंडर colonial रूल द स्केल ऑफ हंटिंग इंक्रीज टू सच एज एक्सटेंड दैट वेरियस स्पाइसेस बिकम ऑलमोस्ट एक्सटेंस. किंतु औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन एक पैमाने तक बढ़ा और कई प्रजातियां लुप्त हो गईं. द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल एज साइन ऑफ अ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी. अंग्रेजों की नज़र में बड़े जानवर, जंगली बर्बर आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे. दे बिलीव दैट बाई किलिंग डेंजरस एनिमल द ब्रिटिश. उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मार के वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे. दे गेव रिवॉर्ड फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर, वॉल्व्स एंड अदर लार्ज एनिमल ऑन द ग्राउंड दैट दे पोस्ट इन ट्रेड ऑफ द कल्टिवेटर. वे क्या करते थे, बाघ, भेड़िए और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर यह कहकर इनाम दिए जाते थे कि इनसे किसानों को खतरा है, इनसे किसानों को खतरा है. ओवर 18,000 tiger, 150,000 leopard and 200,000 wolves were killed for reward in the period 1875-1925. 1875 से 1925 के बीच इनाम के लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 तेंदुए, 2 लाख भेड़िए मार गिराए गए. Gradually, the tiger came to be seen of the sporting trophy. धीरे धीरे बाघ के शिकार को एक खेल की ट्रॉफी के रूप में देखा जाने लगा. द महाराजा ऑफ सूरज alone shot 1,157 टाइगर एंड 2,000 leopard of the 1957. अकेले जॉर्ज यूल के जो अफसर थे महाराजा सिराज थे, उन्होंने 1,157 टाइगर को और 2,000 लियोपार्ड को 1957 में मार गिराया. अ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज यूल किल्ड 400 टाइगर्स. अकेले जॉर्ज यूल नाम के अंग्रेज अफसर ने 400 बाघ को मार रहा था. इंटेंटली सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट वर रिजर्व फॉर हंटिंग.
प्रारंभ में जंगल के कुछ इलाके शिकार के लिए आरक्षित किए गए थे। ओनली मच लेटर डिड इन्वायरमेंटलिस्ट द कन्वर्टर बिगेन टू आर्ग्यू दैट ऑल दीज स्पाइसेस ऑफ एनिमल नीड टू बी प्रोटेक्ट एंड नॉट किल्ड। काफ़ी समय बाद पर्यावरणविद और संरक्षणवादियों ने आवाज़ उठाई कि जानवरों को इन सारी प्रजातियों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि इन्हें मारा जाना चाहिए। आपके इस लेसन में बताया गया, जो आज हम आपको पढ़ाएं, इसमें आपका यही बताया गया कि लोगों को जंगलों में ऐसे चीज़ लेने के लिए रोक लगा दी गई, लोगों को जानवरों का शिकार करने पे पहले रोक लगा दिया गया। फिर जो बड़े जानवर थे, अंग्रेज खुद उनका शिकार करते थे। इससे वो क्या करते थे, बताते थे कि हिंदुस्तान को वो संरक्षित कर रहे हैं, कि इनसे लोगों को खतरा है, गांव के लोगों को खतरा है। और इसके चलते उन लोगों ने बहुत ढेर सारा टाइगर्स की प्रजातियाँ, लियोपार्ड, जैसा कि आपको ये डाटा है इसमें दिखाया गया है, कि मार गिराया था। और कुछ समय बाद इस पर विचार किया गया कि अब इसे बचाया जाए। जो पर्यावरणवादी थे और संरक्षणवादियों की आवाज़ उठाने पे इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, न मारने के लिए आवाज़ उठाई गई। अब हम आपको कल पढ़ाएंगे न्यू ट्रेडर्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज।